हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में हिंदी निबंध से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, जिसमें कि हमने इसके पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है पर चर्चा कर लिया था। आज उसी की अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे बहुत ही मशहूर फेमस निबंध जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कविता क्या है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत निबंध है। यह वर्तमान समय में आप देखेंगे कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया है। हालांकि यह निबंध सन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन चिंतामणि जो कि सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कुल 17 निबंध शामिल हैं, उसमें 11वें नंबर पर कविता क्या है निबंध है। और इस निबंध को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको काफ़ी गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, निबंध, आलोचना, जितने भी क्षेत्र हैं, उनकी एक एक पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होती है। और ये कविता क्या है को लेकर पहले भी भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में विचार किया जा चुका है। जहाँ तक भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कुल 6 संप्रदायों की स्थापना करके अलग अलग कविता को परिभाषित किया। किसी ने कहा कि शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य निर्मित होता है, किसी ने कहा कि जो रसात्मक वाक्य होता है वही काव्य होता है, किसी ने कहा कि रमणीय जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कविता के अंतर्गत आते हैं, किसी ने कहा कि कविता मनोरंजन के लिए होती है। तो ख़ास तौर से कविता को लेकर अलग अलग विचार रहे हैं। लेकिन जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कविता क्या है, काफ़ी जोर देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर अध्ययन करने की कोशिश की है और बड़ा ही उन्होंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की। जब आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 30 पेजों में अपनी बातों को रखा है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने बताया। और उन 30 पेजों के अंतर्गत कुल 13 बिंदुओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है, जिसमें पहला जो बिंदु है कि कविता क्या है, और फिर दूसरा है कि सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, मानव भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, अलंकार, चमत्कारवाद, काव्य की भाषा, काव्य पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की है। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि उन पॉइंट्स को भी सामने रखा जाए जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते रहे, तो उनको भी मैंने प्रमुखता से इंडिकेट करने की कोशिश की है। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप सभी अंत तक गंभीरता से देखिए, और जहाँ भी आपको लगे कि कुछ नोट करने की ज़रूरत है तो उसे नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं जो पहला कथन है कविता क्या है के अंतर्गत, जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है, और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 चीज़ों को बताया है कि आखिरकार जो मनुष्य अपने जीवन में गतिशीलता को कायम रखा है, और किन किन चीज़ों से, भावों, विचारों और व्यापारों, और इनका व्यवसाय कहाँ है, ये चलते कहाँ पर हैं, तो उसका नाम बताया उन्होंने जगत। माने कि इस संसार में ये सारी चीज़ें घटती हैं। आगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जो कथन है ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
कई बार यह वाक्य पूछ लिया जाता है इतना दूर परीक्षाओं में। आगे लिखते हैं, हृदय के इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप परीक्षाओं में शामिल होते हैं और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन बीच बीच में से भी उठा देते हैं कई बार एक्सपर्ट्स जो होते हैं। तो ये तो मैंने 3-4 लाइन का एक कोटेशन यहाँ पर आपके सामने रखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। एक कोटेशन हो गया इसमें। आगे है कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, यहाँ से कई बार कि मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो इसमें कुल 2 कथन शामिल हैं। उम्मीद है कि अगर इन दोनों कथनों को तोड़कर भी सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। आगे वे लिखते हैं कि इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। जो बात यहाँ कही गई है कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और आगे लिखते हैं कि इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है कि भाव योग का क्या अर्थ है। अच्छा, परीक्षा वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये कविता क्या है, निबंध महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू की दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है की परिभाषा क्या दी है। तो हमें इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर पूछा जाए तो हम तुरंत इसका जवाब दे सकें। आगे जो कोटेशन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। कविता का जो मुख्य यहाँ पर उद्देश्य बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। ये काम है कविता का। आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। तो आप देख रहे हैं कि बार बार जगत और हृदय, भाव, विचार इनकी तुलना कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के अंतर्गत। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है, यानी कि हृदय में भी अनेक तरीके के भाव होते हैं। आगे जो टॉपिक है कविता क्या है के अंतर्गत सभ्यता के आवरण और कविता। लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अरूप राग से क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने ऐसे भावों के बारे में चर्चा की कि ऐसे भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। इस भाव को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया, अरूप राग। क्योंकि आप जब यश की कामना करते हैं, कीर्ति की कामना करते हैं तो उसका कोई रूप नहीं रहता है, ठीक है, अरूप राग। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि सभ्यता क्या है। तो जब विषय में थोड़ा बदलाव होता है और इस बदलने का नाम है सभ्यता। आगे लिख रहे हैं कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ठीक है, यानी कि सभ्यता के परिवर्तन होते रहने के कारण कविता की आवश्यकता तो बढ़ेगी, साथ ही कविता लिखना भी कठिन हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं कि जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ ग्रहण और बिंब ग्रहण ये दो
नए शब्द इसमें शामिल हैं, आगे चलकर इसका अर्थ आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगला जो बिंदु है कविता और सृष्टि प्रसार, इस पर चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के, कहीं समस्त चराचर के। आपने देखा कि 3 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया है। कविता और सृष्टि प्रसार के अंतर्गत नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि, समस्त चराचर। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है एक विकल्प देकर कि कौन सा काव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन में रहेंगे और नहीं वाला जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। अब इस पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई हैं। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत के जो कवि हैं और उन्होंने कविता में जो भी प्रयोग किए हैं उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। आगे जो मैं बात कर रहा था कि बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार का होता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। तो इसको ध्यान में रखिए, 2 चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण, जो कि मन में वस्तुओं को लेकर प्रभावित करते हैं। वस्तुओं का मन में जो भी ग्रहण होता है इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से होता है। आगे लिखते हैं कि नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए खेले जाते हैं, भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिली है। तो एक तरफ वो भवभूति की चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेघदूत यानी कि कालिदास की रचना की भी तुलना कर रहे हैं। तो इन तुलनात्मक, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी निबंध लिखते हैं तो बीच बीच में अपनी बात कहते हुए उसको उदाहरण के माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं। आगे वे लिख रहे हैं कि मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, केवल असाधारणत्व की रुचि, सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। ठीक है। मार्मिक तथ्य के अंतर्गत लिखते हैं कि जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहाँ वे अलंकार रूप में ही रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती है, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। तो यहाँ पर कवि और कविता इन दोनों के विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस चीज़ को आप एकदम से ध्यान में रख लीजिए। आगे काव्य और व्यवहार बिंदु के अंतर्गत लिखते हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है। ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है, खासतौर से डीएसएसबी के एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था भावात्मिकता से संबंधित प्रश्न कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति का क्या नाम है। ऑप्शन में भावात्मिकता दिया था और इसका सही जवाब यही है। तो आप इस कथन को याद रखिए कि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे वे लिखते हैं केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। मनुष्य की उच्च भूमि नामक बिंदु में वो बात करते हैं कि पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। आगे उन्होंने, जैसा कि मैं पहले ही बताया, कि ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार
के बारे में उन्होंने बात की थी, उसी को आगे वो लिख रहे हैं कि पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इतना दूर आपको कोटेशन पूछ लिया जाए कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला है कि कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व के उच्च भूमि पर ले जाती है। यानी कि कविता का मनुष्यत्व के को उच्च भूमि पर पहुंचाने का अहम रोल है कविता। ठीक है, और पहले ही पंक्ति में उन्होंने भाव, विचार और व्यापार की बात कह दी है, तो उन सबको भी आप शामिल करके इसमें देख सकते हैं। भावना या कल्पना नामक जो पॉइंट है उसमें चर्चा करते हुए लिखते हैं कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, कविता की परिभाषा देते हुए उन्होंने एक साधना की बात कही थी और साधना को ही भाव योग कहा था। और आगे चलकर आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि उपासना, ठीक है, जैसे हम व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, तो उनका मानना है कि भाव योग का ही वो एक अंग है। आगे लिख रहे हैं कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति, भावना और कल्पना, कवि, तो यहाँ पर कवि और जो भक्त दोनों के बारे में एक तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना या जो कल्पना है वो भी क्या है? अपेक्षित है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएसपी की एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि कल्पना कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन में इन दोनों का नाम दिया था, यानी कि कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, कोई आपसे इंटरव्यू में भी पूछे कि कल्पना कितने प्रकार की होती है, तो आप तुरंत बताइए कि विधायक और ग्राहक। अब ये विधायक और ग्राहक क्या है, इसको आगे हम क्लियर कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विधायक मतलब जो खुद कविता को रचता हो, रचना कर्म, और ग्राहक जो उसे ग्रहण करता हो। तो इन दोनों कल्पनाओं की क्या है? अहम रोल है। तो जो विधायक है वो कवि में पाई जाती है और ग्राहक जो है वो श्रोता या पाठक के अंतर्गत पाई जाती है। आगे वे मनोरंजन नामक बिंदु में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कविता को कई विद्वानों ने मनोरंजन के रूप में देखने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत से सहमत नहीं है। वे लिखते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, चाहे वो प्रवक्ता का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर यूजीसी एनटीए नेट के पुराने पेपर्स को भी आप देखेंगे तो ये पंक्ति कभी न कभी जरूर पूछी गई होगी। तो ध्यान में रखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन मुख्य उद्देश्य है। आगे वे लिखते हैं कि केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति ये भी है, क्योंकि आप गुप्त जी का एक कोटेशन है कि वो भी कहते हैं कि कविता जो है केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि उसका एक मर्म है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि मनुष्य कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। आगे कोटेशन लिखते हैं कि कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया। आप जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें पंडित जगन्नाथ का नाम आता है, जिन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादिकम काव्यम नाम से एक पंक्ति दी है और उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने
रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध स्थिर किया। लेकिन यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है। ये भी बात वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। आगे सौंदर्य नामक बिंदु में चर्चा करते हुए सौंदर्य पर विचार कर रहे हैं कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। और वर्तमान समय में आप देखते हैं जो बौद्धिक जगत में नहीं विश्वास करते हैं वो सौंदर्य को बाहर की वस्तु मानते हैं। खासतौर से इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो आप देखते हैं कि लोग बाहरी जो सौंदर्य है उसको देखकर एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकदम उल्टी बात लिख रहे हैं कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, यानी कि आंतरिक वस्तु है। लेकिन जगत में क्या है, उल्टा है। आगे भी लिख रहे हैं कि जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। तो आप देख रहे हैं सौंदर्य और सुंदर चीज़ों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कितनी अच्छी बात कही है कि ये सौंदर्य जो है वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है बल्कि मन के भीतर की बात है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर कहता है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। आगे लिखते हैं चमत्कारवाद पर विचार करते हुए, चमत्कारवाद पर काफ़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग कई बातें लिखी हैं जिसे आप सुनिए। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जिन्होंने कविता को मनोरंजन के रूप में देखने की कोशिश की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकदम से उससे चिढ़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये कहा जा सकता है कि जो लोग कविता में मनोरंजन ढूंढते हैं वो चमत्कार भी ढूंढें तो इसमें बहुत आपको चमत्कृत होने की ज़रूरत नहीं है। वे स्पष्ट करते हैं कि मैं चमत्कार शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्य की वक्रता या वचनभंगी, अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं का सादृश्य इत्यादि बातें। आप ध्यान में रखिए कि अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चमत्कार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या तात्पर्य है, तो आप तुरंत बताइए कि वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्य की वक्रता या वचनभंगी, अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व या प्रस्तुत वस्तुओं का सादृश्य इत्यादि बातों से उन्होंने इसको जोड़ा है। आगे वे लिखते हैं कि ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। अच्छा, एक चीज़ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में कि वो बात मेन टॉपिक पर करते करते कुछ उसके समानांतर अन्य टॉपिक्स पर भी बात करने लगते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काव्य और सुक्ति दोनों में अंतर भी करने की कोशिश की है। वो इस निबंध में लिखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काव्य और सुक्ति को एक ही समझते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अंतर बताने की कोशिश की है कि सुक्ति क्या है, जिसमें अनूठे ढंग, कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास, पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी, निपुणता इत्यादि के माध्यम से जब विचार करने लगे तो वह काव्य नहीं है बल्कि सुक्ति है। और आगे बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सूरदास का भ्रमर गीत ऐसी ही भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। और जितने लोगों ने एग्जाम दिया हुआ जरूर कई बार सवाल पूछा जाता है कि भ्रमर गीत की खास विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी है, तो इसमें वक्रोक्ति एक विकल्प रहता है या फिर भाव प्रेरित वक्र उक्ति ये भी विकल्प में रहता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और निबंध को पढ़ने की एक नई दृष्टि भी मिल रही होगी। जरूर कमेंट करके बताइए। आगे वे कविता की भाषा बिंदु पर विचार करते हुए 4 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि कविता की भाषा में क्या क्या होना चाहिए। अब जब निबंध पढ़ेंगे तो ये चारों बिंदु एक जगह आपको नहीं मिलेंगे,
ये मैंने खुद इनको पढ़कर एक जगह कलेक्ट किया है ताकि आपका समय भी बचे और आपको एक दृष्टि भी मिल जाए। वरना आप इस निबंध को कई बार पढ़ चुके होंगे, अब दोबारा सुनने के बाद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और निबंध तुरंत समझ में भी आएगा। और एक बार इस वीडियो लेक्चर को आप सुन लिए तो परीक्षा में किसी भी तरह से घुमाकर भी सवाल पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि आप पूरा उसको हल कर लेंगे। कविता की भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं कि इसमें पहले लक्षण शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यवहार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। तीसरा, वर्ण विन्यास। चौथा, रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार। ये कविता की भाषा के संदर्भ में उन्होंने 4 विशेषताओं की तरफ संकेत किया है। आगे वे लिखते हैं कि लक्षणा के द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। और उन्होंने कुछ पंक्तियों को अपने निबंध में कोट किया है और कई बार इन्हीं पंक्तियों को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए मुझे भी यहाँ पर इसको लिखना पड़ा है। और आप ध्यान में रखिए कि कौन पंक्ति किस कवि की है, ताकि परीक्षा में अगर एक भी पंक्ति उठाकर पूछी जाए तो तुरंत आप उसको सही कर दें। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। ये तुलसीदास की पंक्ति है। मनहु उमगी एंग एंग छवि छलकै। ठीक है, ये तुलसीदास की पंक्ति है। आगे है कि वनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पद्माकर रीतिकालीन कवि। वृंदावन बागन पै बसंत बरसों परय, पद्माकर। हाँ तो श्याम रंग में चोराए, चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोइयों पै निचोरत बने नहीं। ठीक है, तो ये है पद्माकर की। तो खासतौर से 2 ही कवि की इसमें पंक्ति शामिल रही हैं, तुलसीदास और पद्माकर की, लेकिन पंक्तियाँ ज़्यादा हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में या फिर खुद जब यूजीसी कराती थी तो न जाने कितनी बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी होगी कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो ये आप जान जाइए कि किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आगे वे अलंकार वाले बिंदु में चर्चा कर रहे हैं कि भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था। आप जानते हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने कुल 8 रसों को माना है, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलकर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी है। आप जानते हैं कि भामह ने अलंकारों में भी वक्रोक्ति अलंकार को सबसे प्रमुख अलंकार माना है। उसी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल संकेत कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्ण की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने के खास खास ढंग हैं। अगर आपसे पूछे कि अलंकार क्या है तो कई बार हम लोग जो संस्कृत के आचार्य हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, ये सब सारी परिभाषाएं बताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने की खास खास ढंग है। तो हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तुरंत आप इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताइए। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, कविता पर अत्याचार। अभी तक हमने मनुष्यों पर अत्याचार को सुना था, लेकिन कविता पर अत्याचार कैसे हुआ ये एक सजग आलोचक ही और गंभीर आलोचक ही बता सकता है। वे लिखते हैं कि कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति, आप ध्यान में रख लीजिए कि कविता क्या है से इन्हें ली गई है। आगे वे लिखते हैं कि सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में भी कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया में महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कहा गया, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये खुद मैंने जोड़ दिया इसमें, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि केवल राजाओं की सवारी एक तरीके से रीतिकाल की तरफ संकेत कर रहे हैं, या फिर ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते हैं कवि लोग, बल्कि वे तमाम इन जो बिंदुओं को मैंने बताया कि
फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह से चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करती हुई बिल्लियों में भी कभी कभी सौंदर्य के दर्शन देख लेते हैं। आगे भी लिखते हैं कि श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्ति होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से काव्य या कविता का प्रयोजन क्या है होना चाहिए, उसके तरफ भी शुक्ल जी ने संकेत किया है। आगे वे लिख रहे हैं कि कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। तो एक तरीके से कविता की आवश्यकता पर भी उन्होंने चर्चा किया। कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी, जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हमने कविता क्या है निबंध पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में भी आया होगा, और जब दोबारा आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे तो ये सारी पंक्तियाँ आपके आंखों के सामने तुरंत आना शुरू कर देंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताया कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।